जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक अभिजीत तिवारी के साथ। और जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं श्रीमती मीना चौबे के यहाँ, जो कि पूर्व राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं और वर्तमान में प्रदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की प्रदेश मंत्री हैं और प्रभारी हैं, जो कि लोकसभा चुनाव की प्रभारी रही हैं वर्तमान में सुल्तानपुर की, जो कि मेनका गांधी का क्षेत्र पड़ता है। और पूर्व की प्रभारी रही हैं चंदौली की, जो कि महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि वहाँ से विजय भी रहे हैं। और ये कहना चाहूँगा मित्रों, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग की लोकसभा की जो चुनाव की माहौल थी वो थम चुकी है। कल जो है वो काउंटिंग होने जा रही है, जो कि सर्वविदित है कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होंगे। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो भारत में है और सबसे सुचारू ढंग से, अगर बंगाल को अब अपवाद के रूप में न लिया जाए तो पूरी तरीके से शांति से जो है हमारा इतना बड़ा जो देश है और उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको चुनाव आयोग ने संपन्न कराया। उसके लिए कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी वो रखती है कि सरकार के माध्यम से ही चुनाव आयोग जो सही तरीके से काम अपने सुचारू रूप से करवा पाया और कर पाया। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मीना मैडम से कि अपने मुंह से अपना परिचय दें। उसके बाद कुछ तीखे सवाल और कुछ लोकसभा की बातें और कुछ स्टेट की बातें, राज्य की और बंगाल की बातें हम करेंगे। जी नमस्कार, मैं मीना चौबे। वर्तमान में मैं प्रदेश मंत्री के दायित्व पर हूँ उत्तर प्रदेश में। हमारा परिचय तो अभी फ़िलहाल यही है। बाकी संगठनात्मक दृष्टि से मैं अन्य कई कामों को देखती हूँ और मेनका जी के क्षेत्र में मैं प्रभारी हूँ वहाँ के। मैडम आप ये है कि बीजेपी की जो साहित्य वाली जो पत्र पत्रिका लेखन पत्रिका की होती है, इसकी भी प्रभारी है? हाँ जी जी हाँ, उत्तर प्रदेश का मैं पत्र पत्रिका प्रकाशन विभाग की संयोजक भी हूँ उत्तर प्रदेश की। जी मैडम सवाल शुरू करते हैं। अब की बार 400 पार, तो मैं डाटा के पास नहीं जाऊंगा कि एकदम 400 पार हैं, लेकिन एक आपके अंदर भी ये तो होगी क्योंकि आप प्रदेश पूरा घूमी हैं और देश को घूमी हैं, बीजेपी की माहौल को, जिस समय बीजेपी अभी संघर्षरत था उस समय को भी देखा आपने और आज जो है सर्वोच्च पे है बीजेपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो क्या अब की बार 400 पार है? देखिए, जो हम सब लोगों ने 2014 की परिकल्पना, जो 2014 में जो हमारी सरकार आई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उससे पहले भी एक बार अटल जी के शासन को हम सब लोगों ने महसूस किया और उनका विकास का हम सब लोगों ने देखा। तो उन्होंने बहुत सारे जो काम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लेकर के नदियों से जोड़ने का, लेकिन 5 साल के बाद फिर हम लोग 10 साल सरकार में नहीं रहे। उससे पहले 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन 14 के बाद से जो आपने देखा होगा कि 14 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और आते ही लाल किले के प्राचीर से जिस प्रकार से मैं चूँकि स्त्री हूँ और स्त्री से संबंधित बातें ज़्यादा करना पसंद करूँगी, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री का जो एक मोटो होता है कि वो किस प्रकार से आधी आबादी के बारे में वो सोचते हैं। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, तो 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस प्रकार जाल पूरे देश में बुना गया, देखा गया, आप सब देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं। और हमारा पूर्वांचल तो इसका विशेष साक्षी है, पूरे देश में बना है। लेकिन फिर भी पूर्वांचल जहाँ विकसित भारत और की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और हम सब जब 14 में थे तो उस समय विकसित पूर्वांचल समृद्ध भारत का नारा लग रहा था। हम सब पूर्वांचलवासी तो बिल्कुल सपने ही जैसा सोचते थे कि अगर दिल्ली गए तो दिल्ली में जो हम सब लोग चौड़ी सड़कें देखते थे, ब्रिज देखते थे, तो हम लोग सोचते थे हम लोग कहाँ है, किस जगह पर है जहाँ कहीं कोई विकास ही नहीं है। आज चौड़ी चौड़ी रिंग रोड से लेकर के 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सब तमाम चीज़ें दिख रही हैं हम लोगों को विकास का। तो 14 में जब सरकार आती है तो आधी आबादी को वो कोड करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उसमें आधी आबादी के लिए किस प्रकार से शौचालय की उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए उज्ज्वला की चिंता करते हैं, गैस सिलेंडर के धुएँ से मुक्ति की चिंता करते हैं, आयुष्मान के द्वारा जो है उनके इलाज की बात करते हैं। तो जो स्पाइन कार्ड होती है, स्त्रियां तो स्पाइन कार्ड है ना घर की, और एक जिसको कहा जाता है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ में जो हम सब लोग 14 से पहले, मुझे ध्यान में है, मैं खुद 3 बेटियों की माँ हूँ, तो लोग बेटियों से एक तरह से बहुत लोग परहेज करते थे। पिता अब सेल्फी लेने लगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वो किया।
तो स्त्रियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा। अब देख रहे हैं कि लाल किले पर जो सलामी लेने का काम है, तो क्या है, महिलाएं कर रही हैं। 365 दिनों में 254 दिन तक नाविक सागर परिक्रमा अगर कर रही है तो स्त्रियां कर रही हैं, और लड़ाकू विमान चढ़ा रही है तो महिलाएं, लड़कियां, बेटियां चला रही हैं। तो ये जो आत्मविश्वास का भाव बहनों के लिए, बेटी को पढ़ाना, बेटी को सक्षम बनाना, यानी कि शिक्षा, उनको रोजगार भी देना, स्वावलंबन भी देना, उनको सम्मान भी देना, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया और हम मातृशक्तियों के लिए किया, इससे हम सब लोगों का बहुत मन में ऐसा भाव जगा जो हम सब लोग उसको एक अलग प्रकार से उसको देखते हैं। तो अब 14 से लेकर अब तक 24 तक, अब आप तो दोनों देखे, 14 भी देखे, 19 भी देखे, और मैंने 24 को भी देखा। तो मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, जो 400 पार का नारा है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कल्पना लोक में जा कर के जो विपक्ष के लोग जो कहते हैं वो हमारा कल्पना लोक की बात नहीं है। हम जनता में रहते हैं और 365 दिन जनता में रहते हैं। मैं आधी आबादी में रहती हूँ, बहनों में रहती हूँ, भाइयों में रहती हूँ, गांव गिराव में रहती हूँ। तो गांव के लोगों का जो मानसिक स्थिति है, जो बातें हैं, उन लोगों को सुनती हूँ, समझती हूँ। जो हमारे यहाँ लाभार्थी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को लाभ दिया है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, तो ये जो सारी चीज़, कोरोना काल में इतना काम हुआ है, मुफ्त टीका दिया गया है, तो तमाम जो काम हुए हैं उससे लोगों में एक आस्था, विश्वास, हमारी जो परंपराएं हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है। चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे शुक्र तीर्थ हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी धाम हो, मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको, पूरे देश में ऐसा काम हुआ है। तो मैं इसको ये नहीं कर, अब आप माँ वैष्णो देवी भी जाएंगे तो वहाँ अटल टनल दिखेगा। तो मैं किस किस जगह का आपको कोड करूँगी, पूरे कई घंटों लग जाएंगे इसको बताने में। आपकी बात 400 पार है? बिल्कुल 400 पार है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। निश्चित रूप से हम 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। एक प्रदेश मंत्री से मेरा सवाल है, हमने भाजपा की से बात किया, अभी एनडीए पर भी आएंगे। कांग्रेस को क्या आप ऐसा देखती है कि ये वाकई में पतन मुख की तरफ है? अगर पतनोमुख है तो उसके कारण क्या थे, या कारण क्या है? क्या उससे बेहतर सुविधाएं या फिर परिवारवाद जो उनको पतन की तरफ ले गई? कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो शासन में 14 से पहले 13 में देखी थी, तो तमाम भ्रष्टाचार जो घोटाले हुए थे, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला घोटाला हो, चाहे DLF हो, तमाम घोटाले हुए। तो इन घोटालों के रूप में जो कांग्रेस ने अपना बहुत सारा विश्वास जनता से खो दिया है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस में नेतृत्व विहीन है, और ऐसे वो लोगों पर वो बाजी लगाना चाहती है, मैं जिसको कह सकती हूँ धृतराष्ट्र के तरह जो पुत्र मोह की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, अभी हम जो 2047 के भारत की कल्पना करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात करने के लिए, इतने बड़े सेक्टर को छूने के लिए, समझने के लिए, किसान की बात करनी है तो किसान सम्मान निधि के से साथ उनको संबल देने की बात हो रही है। तो जब इतनी बड़ी बात की जा रही है, और कांग्रेस की क्या है, अब वो कौन सा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब क्या है, अब वो ज़मीन पर जाना नहीं है। कहीं अगर जीते भी हैं तो वो लोग 5 साल पलट करके जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो जनता तो सब जानती है ना, जनता तो देख रही है कि काम कौन कर रहा है, कौन सुशासन दे रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से भारत को विकसित भारत के रूप में आगे ले चल रहे हैं, वैश्विक रूप में कितना नाम सम्मान बढ़ रहा है। आपने देखा G20 के रूप में भारत ने अध्यक्षता किया, तो कितना बड़ा काम हो रहा है। बाहर अगर विदेशों में युद्ध भी हो रहा है और हमारे देश के लोगों को लेके आना है, तो वहाँ से युद्ध क्षेत्र को रुकवा करके और ले आने का, रेस्क्यू कराने का काम किया जा रहा है। तो एक सशक्त नेतृत्व जो देने की बात है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह परिलक्षित हो रहा है और पूर्णता को दे रहा है। तो जनता का विश्वास हमारे साथ है। तो मैं उनके बारे में क्या सोचूं, उस विपक्ष के बारे में जिनके जो 72 हाथ के साथ भी बिल्कुल एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। मैडम, अगला सवाल हमारा ये है कि
एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडी गठबंधन नहीं बोलूँगा मैं उसको, इंडिया गठबंधन बोलूँगा, एक तरफ एनडीए है। दूसरा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत से ऐसे लीडर हैं जो टॉप क्लास के लीडर हैं। अगर हम बात कर लें तेजस्वी यादव की, बिहार की बात कर लें, बगल की अपने स्टेट की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, या फिर जो घोटालों में भयानक फंसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की बात कर लूँ मैं, अभी अरविंद केजरीवाल पे भी मैं आऊँगा। तो मैडम ये बोल रहे हैं कि संविधान बदलने की बात की जा रही है। अगर इनके पास 400 आ जाते हैं, 400 प्लस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ आप लोगों का एजेंडा चल रहा है कि अगर हमारे पास इतने सांसद आ जाते हैं तो हम संविधान को बदलें या फिर कुछ उसमें संशोधन को निकाल के बाहर कर दें? देखिए, ये तो विपक्ष के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तरह से भ्रामक रूप से लोगों में एक दुष्प्रचार किया गया था। मैं तो मुझे रामायण का जो कालनेमी का एक पात्र नज़र आता है, तो उस तरह से मैं उसको देखती हूँ कि ये किस तरह से छद्म रूप में लोगों के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो संविधान परिवर्तन की बात लोग झूठ मूठ कर दुष्प्रचार के रूप में लोगों का किए कि एन केन प्रकारेण सत्ता सुख लेने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और संविधान की जो बात की जा रही है, वो संविधान किस प्रकार की संविधान की, क्या इस तरह का एक किताब दिखा करके जनता में भ्रम फैलाने की वो संविधान है क्या बाबा साहब? संविधान की बात क्या करेंगे वो लोग, क्या बात करेंगे जो साहबानों प्रकरण से लेकर के कई बार न जाने कितनी बार चीज़ों को बदलने की बात किए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँगी कि अगर हमारे यहाँ अगर किसी प्रकार की, जैसे धारा 370 को हटाया गया, तो धारा 370 अगर हमारे लिए, हमारे देश के लिए अनुकूलता दिया है, जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों को समानता प्रदान किया है, तो वो हटाना अच्छा है। लेकिन ये झूठ मूठ का अगर प्रचारित लोगों ने किया, तो मैं इसको कालनेमी के रूप में मैं कहूँगी कि इन लोगों में कोई दम नहीं था। इन लोगों ने सीता को जैसे पाने के लिए जो सारे जो राजा एक प्रकार धनुष सभी मिल करके उठाने लगे, उन्हें राजगद्दी किस प्रकार से मिले उसकी तुलना मैं इस तरह से करती हूँ, तो सारे एक बार राजा मूढ़ता को प्राप्त होकर के एक साथ धनुष उठाने लगे। ये विचार नहीं किए कि सीता को एक ही से ब्याह करनी है। तो इस तरह से उन लोगों ने एक छल प्रपंच का ताना बाना बुना। लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जनता समझती है कि किस प्रकार से कौन हमारे लिए लोकप्रिय है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन देश का नाम कर रहा है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खूब प्रेम मिला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम मिला है। मैडम अगर दूसरी तरफ देखें हम कि अगर यहाँ पे सपा प्रमुख को देखें, सपा प्रमुख 19 या 17 जगह शायद उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए, जहाँ पे कि उनकी टाई अप थी कांग्रेस से। लेकिन अगर हम बंगाल में देखें तो बंगाल में वही कांग्रेस के साथ तो गठबंधन है टीएमसी का, लेकिन अधीर रंजन के खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा हुआ है टीएमसी ने। तो पहले बात तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बंगाल से भी मैडम का नाता रहा है और वहाँ पे शिक्षा दीक्षा जो है वो बंगाल से भी हुई है, इसलिए मैं ये बंगाल का क्वेश्चन इसे उठा रहा हूँ। मैडम जो संदेश खाली हुआ, जिससे पूरा देश डर सा गया, एक सहम सा गया, एक रुक सा गया, एक भयावह स्थिति में हुई, तो संदेश खाली का कितना प्रभाव, कितना लाभ आपको मिलेगा और इसकी कितनी हानियाँ टीएमसी को झेलनी? देखिए, बंगाल का जो ममता बनर्जी का जो मैं, चूँकि वो स्त्री है, लेकिन किस प्रकार की स्त्री है, मैं तो बंगाल में पढ़ी लिखी हूँ, बंगाल से मेरी आधी शिक्षा दीक्षा हुई है। बंगाल में जो वामपंथियों के राज में जो हुआ था, मैं पूरी तरह से, मैं अभी भी बंगाल से मेरा नाता है, मेरा आना है, मेरा जाना है। मैंने देखा है कि सारे जो कम्युनिस्टी थे वो कम्युनिस्टी तृणमूल में मर्ज कर गए हैं, और उनका जो काम मैंने जो देखा है वो किस प्रकार का, उनको भयभीत करना, भयादोहन करना। तो जनता को किस तरह से, किसी गांव के लोगों को मार के पेड़ पे टांग देंगे, अब पूरा गांव के लोग भयभीत हो जाएंगे, किसी महिला के साथ बर्बर व्यवहार कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार इस तरह से उन लोगों ने किया, और करने के बाद से किस तरह से हम भयभीत करके लोगों को वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं देने देना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी को जान से मार देना, उनके जो अंदर है। और ममता बनर्जी का पूरी तरह से जिस प्रकार से रोहिंग्यास और जिस प्रकार के आए हुए जो लोग हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का जो भाव लेकर के वो चलती हैं। बंगाल तो पूर्ण रूप से सांस्कृतिक प्रदेश है बंगाल,
और सांस्कृतिक प्रदेश की बात मैं जो कर रही हूँ, बंगाल में जो माँ काली की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ के लोग इतने भयभीत रहते हैं इनके कारण, क्योंकि वो तुष्टीकरण का जो भाव करती है, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो डरे सहमे रहते हैं। तो ममता बनर्जी को किस तरह से, अभी तो ये लोकसभा चूँकि चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव में भी हम बंगाल में भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, पहले से बहुत अच्छा जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि अगर जांच की कोई टीम जाती है तो भी वहाँ हमला होता है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, वहाँ हमला किया जाता है। मैंने किसी प्रकार से डरा धमका करके लोगों का भयोद्दोहन करके उनको वापस भेजना है। मैंने किस प्रकार इसको एक अलग कश्मीर और बनाने की जो एजेंडा जो चला रही है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उसको कभी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ के देशवासी बर्दाश्त नहीं, बंगाल को एक और कश्मीर बनने नहीं देंगे। तो निश्चित हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ भी हमारी अच्छा प्रदर्शन है। मैडम, अगर इसी को देखा जाए, जो आपको इतनी नॉलेज है कि बंगाल में क्या हो रहा है, हमारे होम मिनिस्टर वो तो सशक्त आदमी है, बहुत सशक्त और दृढ़ संकल्पी आदमी है, अमित शाह जी, उनको भी ये पता था कि बंगाल में क्या हो रहा है, जिसमें संदेश खाली घटना हो रही थी उसमें उनको पता था। तो उस समय तत्काल सेंट्रल से क्यों नहीं एक्शन लिया गया, इतना विभत्स रूप क्यों दिया गया? दूसरा चीज़ इससे पहलू है कि क्या इसलिए नहीं दिया गया कि और प्रताड़ित हो जाएं? जितना ज़्यादा प्रताड़ित होंगे उतना ही बीजेपी की वोट बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर चाहता तो सेंट्रल उसी समय रोक सकता था। जबकि ममता बनर्जी पे केस है, ममता बनर्जी 1-2 बार पीएम से मिलने भी गई थी, उसके बाद से वो शांत थी। उनका भतीजा भी फंसा हुआ है किसी स्कैम में फंसा हुआ है। तो जब ये स्थिति थी, सेंट्रल को पता था, तो वो इतना वेट क्यों किया किसी चीज़ के लिए? क्या वोट के लिए वेट किया कि और मरने दो, उसके बाद तो खुद ही जनता वहाँ बोलेगी कि यार अब बीजेपी को लाओ? देखिए, बीजेपी के एजेंडे में ये कभी नहीं रहा है। हम मानवीय मूल्यों को समझते हैं, मानवता को समझते हैं, और मानवता को समझने के कारण ही देश के प्रधानमंत्री निरंतर गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को अन्न पहुंचाते हैं। कभी भी ये बात तो सोची नहीं। देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ की वो प्रदेश का जिम्मा है। जैसे उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई क्या कहता है ना, अपराध मुक्त हुआ। अपराध मुक्त किसके कारण हुआ? योगी बाबा ने किस प्रकार से अपराधियों को नष्ट किया। तो ये प्रदेश का मुद्दा होता है कि हम प्रदेश में किस प्रकार अपराध मुक्त करने का बीड़ा उठाते हैं, और प्रदेश से जब हाथ खड़े कर दे तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कहा कि नहीं हम इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और आप सीधे सेंट्रल से भेज करके उसको करेंगे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी कभी मानवीय मूल्यों से इतर सोचती ही नहीं है। अन्य लोग सोच सकते हैं कि किसी को क्या करना है, यहाँ तो मानवता की रक्षा की बात हो रही है ना। तो आप तो उत्तर प्रदेश आपके सामने, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं और यहाँ के ज्वलंत पत्रकार हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है वहाँ के नागरिकों के लिए। वह स्टेट का रक्षा का विषय आता है, तो उसको किस तरह से रक्षा करनी चाहिए। मैडम, हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, जो कि आप चुनाव प्रभारी भी रही हैं और इससे पहले भी आप सफल नेतृत्व किया है चंदौली का। तो जो कि सुल्तानपुर है मैडम, जो कि मेनका गांधी का सांसदीय क्षेत्र है और हो सकता है कि आप भी हो भी जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ की बेसिक चीज़ों को आपने कैसे ख़त्म किया जिससे कि इतना अच्छा वोट प्रतिशत पड़ा और इनको इतनी अच्छी सफलता मिली? देखिए, जनता तो तैयार बैठी थी। मेनका जी बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाली नेत्री हैं और अब की बार 9वीं बार चुन करके लोकसभा में जाएंगी। तो 9वीं बार चुने जाना का मतलब ही यही हुआ है कि वो लगातार, हमको लग रहा है कि सबसे सीनियर नेत्री होंगी 9वीं बार चुनने के बाद से लोकसभा में। तो उनका एक अपना समाज में पकड़ है। हमारे संगठन के सारे कार्यकर्ता, हमारे जो निचले बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के सारे लोग जो है लग करके, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश नेतृत्व का जो भी हमारा दिशा निर्देश प्रत्येक लोकसभाओं में जिस प्रकार से हम सब लोगों ने चुनाव को विभिन्न लोकसभाओं में लड़ाया, उस प्रकार से उसको लड़ाया गया। और मेनका जी ने भी बहुत काम किया है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से अन्य प्रतिपक्षी भी लड़े हैं, जातीय इक्वेशंस भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मेनका जी पुनः एक बार जीत के तरफ आ रही हैं और जीत करके और फिर एक बार लोकसभा में विराजेंगी, जो कि मेरा ये आंकड़ा है और लोगों का भी उनके प्रति जो भाव है ये बहुत अच्छा है और अच्छे मतों से वो जीतेंगे। अगर देखा जाए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान को देखा जाए
तो यहाँ पे आपको कितना लगता है कि जाति का फैक्टर वो सब पे हावी है डेवलपमेंट पे भी? क्योंकि लास्ट समय आते आते मोदी जी भी कुछ ऐसी बातें बोल गए जो कि बड़ा कटाक्ष के रूप में दूसरों में था, और एक वर्ग तो काफ़ी खुश था इनकी भाषणों से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जाति आज भी जो है डेवलपमेंट विकास पे भारी है भारत में चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के बारे में तो कभी बात ही नहीं करती है। हमारी पार्टी तो हमेशा से गरीबों की बात करती है, विकास की बात करती है। हम विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की बात करते हैं, हम विकसित भारत, हम देश की सीमाओं की रक्षा की बात करते हैं, हम देश के सैनिकों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। जातीय बात तो वो किए जो कि बिहार में रहने वाले लोग हैं, जिनको कि अपने जाति को लेकर के किसी प्रकार से इन किन प्रकारेण कैस करके। अब जाति की बात, मैं तो एक गांव में, सुल्तानपुर के एक गांव में मैं प्रवास कर रही थी। मैं जाति बातें को मैं आपको आपके आगे कोड करना चाहूँगी। मैं गांव में गई थी और यदुवंशियों के गांव में थी, मैं बैठी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यदुवंशियों ने कहा, यादवों ने कहा कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के नेताजी रहे जो पुत्र मोह में, जिन्होंने अपने भाई तक को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और एक भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की हलचल अगर किसी जाति के प्रमुख लोगों के द्वारा बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जाति की बात नहीं करती है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में सोचती है, और उसको कोई पुत्र मोह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता है, आप सभी जो कार्यकर्ता है, वो निश्चित जो निरंतर संघर्षशील है, उनको अवसर दिया जाता है। वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि मेरा भाई ना बने, मेरा बेटा बन जाए, मेरे ही परिवार के 36 लोग मंत्री बन जाए और तमाम लाल बत्ती से नवाजे जाएं। आम तो आप जाति की बात कर रहे हैं, किसी भी जाति के हों, आप जाति की बात कर रहे हो, अपने परिवार के ही मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो आप कहाँ के जाति के नेता हो गए? मैं तो जाति के नेता, तो इसको तो जाति के नेता नहीं कहेंगे, ये तो स्वनेता हो गया कि हम अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, चाहे लालू की बात कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं की बात है। हमारे यहाँ संभव है कि बूथ लेवल का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जो काम करता है। ऐसा क्या कारण हो गया था मैडम कि अमेठी से, शायद मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो अमेठी से राहुल गांधी ने वायनाड चले गए थे छोड़ के? ये सवाल तो आपसे, क्योंकि प्रदेश में है। सॉरी, ऐसा क्या कारण था कि अमेठी छोड़ के फिर वो रायबरेली चले गए? और क्या आपको लगता है कि इस बार रायबरेली से इज्जत, मैं इज्जत शब्द यूज़ करूँगा, बच जाएगी, या तो बीजेपी वो भी सुपड़ा साफ कर देगी? देखिए, हमारे पूरे कार्यकर्ता तन्मयता से रायबरेली में भी लगे थे, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग हैं वो भी रायबरेली में हमारे जो प्रत्याशी रहे उनके लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। जनता के बीच हम गए, हमने प्रयास किया। अब राहुल गांधी अंतिम समय तक निर्णय कर ही नहीं पाए कि अमेठी की वायनाड अंतोगत्वा रायबरेली, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर नेतृत्व कौशल नहीं है। वो बोलते कुछ और है, 1000 में से 20 निकालते हैं तो 990 बताते हैं। अब वो बोलते कुछ और है, स्विच का बटन दबाते हैं कहीं और, उनका बटन कहीं और चला जाता है। अगर ऐसे लीडरशिप में अगर नेतृत्व की बात कही जा रही है, और कोई अगर 21-22 लोग या 25 लोग या 35 लोग ठगबंधन बना करके अगर उनको लेकर के, अभी तो वो तय भी नहीं कर पाए कि कौन क्या बनने वाला था, तब तक उनका यहाँ साफ हो गया। और फिर एक बार मोदी सरकार का जो हम सब लोगों ने जो देखा, आप सब लोगों ने भी देखा, तो निश्चित रूप से हम वहाँ भी आगे बढ़े हुए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि रायबरेली में भी उनको वहाँ से भागना पड़ेगा। मैडम, जहाँ तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है, हम लोग की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बता रही है कि कुछ सीटों पे कन्फ्यूज़न खड़े हो रहे हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूँ तो आजमगढ़ में जो अगली बार जीते थे, बहुत कम अंतर से जीते थे, इस बार भी जोर लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रत्याशी है वो थोड़ा सा उस, जैसे कि कद्दावर लीडर जो भाजपा में होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा नहीं लग रहा है मैडम कि वो थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, निरहुआ? आप
कद्दावर नेता आजमगढ़ के किस नहीं मैडम, सवाल सुन लें। हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजमगढ़ जो है वो आप लोग के हाथ से निकलने न जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपको भ्रम है। आजमगढ़ भी हम पा रहे हैं। मैं कन्नौज मैं कन्नौज भी आएगा। अखिलेश यादव वहाँ से, अखिलेश यादव भाई, अब देखिए क्या है, उन्होंने प्रयास किया, अखिलेश ने भी दो हाथ करने का प्रयास किया, लेकिन हम तो पीछे नहीं हटे। हम अपने जनता के साथ में हैं और जनता निश्चित रूप से जिताने के लिए अग्रसर है। मैं खुद आजमगढ़ का दौरा भी करके आई हूँ और जनता ने जिस प्रकार से मैं देखी हूँ वहाँ के, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा। और जो वहाँ के अपने सांसद प्रत्याशी जो रहे हैं, सांसद भी हैं अभी दिनेश लाल जी, उनका वाक शैली भी बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत काम भी किया इतने ही दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सरकार वहाँ पर भी हम जो लोकसभा सीट जीतेंगे वहाँ पर। लास्ट 2 सवाल मैडम, कि बोलते हैं कि भाजपा जो है वो डेमोक्रेसी पार्टी है, यहाँ पे किसी की एक की मोनोपोली नहीं चलती। इसी वजह से बीजेपी अलग दूसरे पार्टियों से अलग होती है। चाहे हम IMDMK को देखें, चाहे अन्ना द्रमुक को देखें, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी को देखें, चाहे अखिलेश को देखें, यहाँ पे कोई किसी नहीं चलता। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है। पहले सुन लें, पूरा सवाल सुन लें। इसका उदाहरण होता है कि यूपी से अगर विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ से एक व्यक्ति हारा, जनता ने हराया, लेकिन उसको डिप्टी CM बना दिया जाता है। हारे हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति की स्टेट से हारता है, उसको CM बना दिया जाता है। किसके निर्णय से बनाया जाता है? जनता ने तो हरा दिया था, तब कैसे ये डेमोक्रेसी पार्टी? देखिए, हमारा तो संगठनात्मक पूरा प्रक्रिया है। हम तो चुनाव में उतरते हैं। अब अगर चुनाव में उतरते हैं, हमारे कार्यकर्ता है जो पुराने रूप से काम करते हैं। अब चुनाव लड़ने के बाद अगर किन्हीं परिस्थितिजन्य अगर हम जनता ने विश्वास नहीं जताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता खराब हो गए, हमारा कार्य कौशल खराब हो गया। तो पार्टी तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कहीं किसी प्रकार से लूज कर गए तो हम उसको उठा करके फेंक दें। एक पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य यही है कि आपका बच्चा काम करता है, पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, परीक्षा में पास होता है, डिक्टेंशन मार्क्स मिलता है, तो ठीक है, अगर और आगे वो बढ़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर भी उसको बैकअप करके अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको अवसर अवश्य मिलता है। हमारी इसको तानाशाही के रूप में मैं नहीं लेती हूँ, इसको मैं इस प्रकार लेती हूँ कि एक पिता, एक गार्जियन जिस प्रकार संरक्षण संवर्धन करता है, उसी प्रकार से यह पार्टी भी अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं का संरक्षण संवर्धन करती है। हर लेयर पर हर कार्यकर्ताओं का संरक्षण संवर्धन किया जाता है, चाहे बूथ का हो और चाहे ऊपर के कार्यकर्ताओं का। कल रिजल्ट आ रहा है मैडम, तो अपने बनारस क्षेत्र के और जहाँ की आप प्रभारी रहीं और देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, खास तौर से आधी आबादी को? निश्चित रूप से मैं तो बहुत अभी से ही मेरे पूरे रोमांचित हो रही हूँ। कल का जो दिन है, 4 तारीख है, 4 जून 400 पार का जो हम सब लोगों ने नारा लगाया, इस तपती धूप में जनता ने, मातृशक्तियों ने जिस प्रकार से साथ दिया। अभी तक छठे चरण तक 10% महिलाओं ने वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट दिया है, अभी तक की रिपोर्ट है। 7वें चरण का मेरे पास अभी डाटा नहीं आया है, वो भी आ जाएगा तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी, या आप लोगों को खुद जानकारी भी होगी। तो मातृशक्तियों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और हमार मोदी हमार काशी काशी का एक प्रसिद्ध नारा था। तो जो अपनापन, जो अपना प्यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम मातृशक्तियों को दिया, पूरे देशवासियों को दिया, उसी तरह से पलक पावड़े बैठा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मातृशक्तियों ने भी उसी प्यार लाड़ के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तो मैं मातृशक्तियों को निश्चित रूप से यही कहूँगी कि जो उनका भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, वह भरोसा निरंतर इसी प्रकार से कायम भी रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्तियों के निरंतर, आप तो देख ही रहे हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो लाए हैं जो 27 वर्षों से अटका हुआ था। हम सब लोग तो राजनीतिक सेक्टर की बहनें हैं, तो 27 वर्षों से अटका हुआ जो अधिनियम रहा है, वो भी उन्होंने पास करा करके एक आधी आबादी को संसद तक और विधानसभा तक जाने का एक रास्ता खोला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यह दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है।
तो आधी आबादी उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है और समाज के विभिन्न पहलुओं में अग्रणी भूमिका निभाने को आतुर हो रही है, पुनः एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ में। धन्यवाद मैडम। श्रीमती मीना चौबे को सुन रहे थे कि जो कि वर्तमान में प्रदेश मंत्री हैं, जो कि सवालें तो बहुत थी मित्रों, लेकिन समय बहुत कम था और इतनी बड़ी व्यक्तित्व को हम कुछ मिनट या कुछ पल में समेट नहीं सकते। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ आपने देखा कि हमारे हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया। इसी वादे के साथ अलग होते हैं कि अगली बार जब भी बनारस में रहेंगी और हम लोग को मौका मिलेगा तो छूटे हुए सवाल को हम मैडम से फिर से करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे बीजेपी के एजेंडे को और बीजेपी के कार्य पद्धति को। तब तक के लिए थैंक यू।